मेरी पड़ोसी की विधवा बहू को जब भी मैं देखती तो मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आता था। यही लगता कि इसके ससुराल वाले इस पर बहुत जुल्म करते हैं। यह बेचारी तो कितनी सीधी है। लेकिन फिर एक दिन सुबह तड़के ही कोहराम मचा हुआ था। उसकी सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बहू ने तो नाक कटा दी, ना जाने किसके साथ भाग गई। पर मुझे तब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। 1 साल के बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उसके शहर गई। उसे शाम सब्जी की खरीदारी करते हुए मुझे काफी रात हो गई थी। मैं जैसे ही एक सुनसान सड़क के पास पहुंची तभी मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां मैंने पड़ोसी की विधवा बहू को जिस हाल में देखा, मैं शर्म से आज फिर मैंने उसे छत पर देखा, डोरी पर कपड़े सुखाते हुए। उसका चेहरा पीला लग रहा था। वह दुबली पतली सी थी, हल्के प्रिंट की सफेद साड़ी, चेहरे पर उदासी की परत। मुश्किल से 22 साल की होगी। मैं एकटक उसे देखती रही। मेरी तरफ पीठ होते हुए भी शायद उसे मेरे घूरने का एहसास हो गया था। उसने पलटकर मुझे देखा तो मैंने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। एक पल ठिठक कर उसने हाथ जोड़ लिए। खाली बाल्टी उठाकर जाने को हुई थी कि मेरे टोकने पर वह रुक गई। मैंने उससे कहा, सुनो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, जी, अनीता। फिर वह न रुकी और तेजी से सीढ़ियां उतर गई। मेरे पति ने रिटायर होने पर सरकारी मकान छोड़कर इस कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। मेरी बेटी लखनऊ और बेटा बेंगलुरु में रहते थे। दोनों शादीशुदा थे। हमारा मकान और शर्मा जी, जो कि अनीता के ससुर थे, का मकान जुड़ा हुआ था। दोनों छत के बीच एक 3 फीट की दीवार थी जो आसानी से फांदी जा सकती थी। सर्दियां शुरू होने पर मैं अक्सर छत पर गुनगुनी धूप का आनंद लेने चली जाती थी। शर्मा जी की वाइफ से मेरी छत पर ही 2-3 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन बात को आगे न बढ़ सकी। उनके रूखे स्वभाव से ही मैं समझ गई थी कि इस स्त्री से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। मेरी बगल वाली दूसरी पड़ोसन ममता उतनी ही बातूनी थी जितनी शर्मा जी ठंडी। ममता से पता चला कि शर्मा जी की बाजार में परचून की दुकान है। छोटा बेटा 12वीं में पढ़ता है और बड़ा बेटा पिछले साल ही महामारी का शिकार बन गया। अनीता उसी की विधवा है। बेचारी की शादी को 1 साल ही हुआ था कि उसका सुहाग उजड़ गया। पति जिस जगह पर क्लर्क था, वहां पर शर्मा जी ने अनीता को बेटे की जगह पर नौकरी पर लगवा दिया। घर आते पैसे तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन बहू के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। शर्मा जी की पत्नी तो सबको यही ज्ञान देती है कि डायन ने आते ही मेरा बेटा खा लिया। घर का सारा काम अनीता को सौंपकर खुद आंगन में बैठी हमेशा पान चबाती रहती है और मोहल्ले की औरतों के साथ बहु पुराण सुनती सुनाती रहती है। बेचारी अनीता दफ्तर और घर के काम निपटाकर बहुत थक जाती है और देर रात तक ही सोने जा पाती है। सुना है वह बीए पास है। मेरे ममता से पूछने पर कि पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होने पर भी वह इतनी दबसी क्यों रहती है, तो उसने कहा, अरे काहे की आत्मनिर्भर? तनख्वाह के सारे पैसे तो शर्मा जी की पत्नी पहले दिन से ही हड़प लेती है। इसे रोटी पानी दे रही है, यह क्या कम एहसान है उसका? ममता अपना हाथ नचाते हुए बोली। यह सब जानकर मुझे उस पतिविहीन, संतानहीन युवती से, जो कि एक नरक से भरा जीवन जी रही थी, एक करुणा भरी सहानुभूति सी हो गई। मैं उससे बात करने का जब तक बहाना ढूंढती रहती थी। वह छत पर बहुत कम आने लगी थी। अनीता की सास की कर्कश वाणी मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे जाती थी। मैंने जवाब में कभी अनीता का स्वर नहीं सुना। जाने किस मिट्टी की बनी थी, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी वह। एक दोपहर जब अनीता छत पर सूखे कपड़े उठाने आई तो हमारी आंखें चार हुईं। मैं मुस्कुराई तो उसने नमस्ते किया। मैंने पहले से ही एक प्लेट में कुछ मठरियां और नींबू का अचार रखा था। उसे पास बुलाकर कहा, बेटा जरा देखना तो, ये कैसी बनी है? मैंने आज ही बनाई है। अनीता ने सकुचाते हुए आधा टुकड़ा मठरी का अचार के साथ लगाकर खाया और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैंने कहा, फिर और लो, वरना मैं सोचूंगी कि मेरा दिल रखने के लिए तुम कह रही हो। ये कहते हुए मैंने 2-4 मठरियां और उसकी प्लेट में डाल दी। मैंने मनुहार कर उसे थोड़ा बहुत खिलाया
तो मन को बहुत सुकून मिला। फिर तो मैंने अपनी ड्यूटी ही लगा ली उसे खिलाने पिलाने की। छत पर जो छोटा सा कमरा था उसमें नमकीन, मिठाई, शक्करपारे, मठरी, पापड़ इत्यादि का मैं स्टॉक रखने लगी। सुबह का सारा काम निपटाकर मैं छत पर निवार की बनी खटिया पर धरना देकर बैठ जाती और अनीता की राह तकती रहती। जब कभी वह दिख जाती तो बहाने बनाकर उसे कुछ न कुछ जरूर खिला देती। वह भी मुझसे हिल मिल गई थी और मुरझाया चेहरा मुझसे बात करके खिल उठता था तो मेरी छाती ठंडी हो जाती थी। उसकी हंसी के पीछे छुपी एक पीड़ा का एहसास होता था। पानी सी आंखें अपने अंदर आंसुओं का समंदर दबाए रहती थीं। एक रविवार मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया और चल पड़ी छत की ओर। अनीता मुंडेर पर बैठी अपने गीले बाल सुखा रही थी। हम दोनों बातें करते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे कि तभी शर्मा जी की पत्नी दबे पांव वहां कब आ पहुंची। हमें पता ही नहीं चला। बोली, अच्छा तो यहाँ यह सब चलता है। तभी मैं कहूं कि छत पर इतनी देर क्यों लगाती है कर्मजली। शर्मा जी की पत्नी की दहाड़ सुनकर अनीता के हाथ से प्लेट छूट गई। सहमकर भागते हुए वह तीसरी सीढ़ियां उतर गई और मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए शर्मा जी की पत्नी बोली, देखो बहन जी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी बहू से दूर ही रहो। यह खाना खिलाकर आप क्या साबित करना चाहती हो कि हम उसे खाने को नहीं देते? पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ाती रहती हो। मैं हक्की बक्की सी कुछ कहने को मुंह खोलती उससे पहले ही वह धम करती सीढ़ियों से उतर गई। काफी समय तक उसके अनीता पर बरसने की आवाजें मुझे सुनाई देती रहीं। इस घटना के बाद अनीता का छत पर आना लगभग बंद ही हो गया। शायद तब आती हो जब मैं छत पर नहीं होती थी। एक बार अनीता ने पूछा था कि वह मुझे मौसी जी कह सकती है। अपना सा लगता है। मैं गदगद हो गई थी। खुद पर गर्व भी आया कि एक उदास सी लड़की को मैंने हंसना बोलना सिखा दिया। मैं उसके सने जीवन में एक ताज़ी हवा का झोंका बनकर आई थी। लेकिन उसकी सास ने उसे फिर एक घुटन और खामोशी से डूबे दूषित माहौल में जीने को विवश कर दिया था। ममता यह ताड़ गई थी कि मेरे दिल में अनीता के प्रति प्रेम और करुणा है। वह बस रोज ही आकर शर्मा जी की पत्नी के दुर्व्यवहार और अत्याचार की खबरें मुझे सुना जाती थी, जिससे मेरा मन और व्यथित हो जाता था। मेरे पति अक्सर मुझे यही समझाते रहते थे, दूसरों के घर में दखलंदाजी मत करने लगना और इस ममता से भी दूरी बढ़ा लो, जिसका काम इधर की बात उधर करना है। मुझे उनकी बात ठीक लगी और मैंने आंगन में बैठना ही छोड़ दिया और बाहर का दरवाज़ा भी मैं बंद ही रखती थी। करीब 3 महीने बाद की बात है। सुबह सुबह शर्मा जी के घर से शोर की आवाज़ आने लगी। तभी ममता ने दरवाज़ा खटखटाकर मुझे बाहर बुलाया और कहा, जल्दी से छत पर आ जाओ, बड़ी मज़ेदार खबर है। मैं अपने नारी सुलभ जिज्ञासु स्वभाव के चलते फटाफट ऊपर छत पर चली गई। ममता पहले से ही मेरी छत पर मौजूद थी और छत के अगले हिस्से पर आने का इशारा करने लगी। वहां से शर्मा जी का खुला आंगन दिखाई देता था। उसके घर पुलिस आई थी। शर्मा दंपति हाथ नचाकर कुछ बता रहे थे और इंस्पेक्टर बयान लिख रहा था। आवेश में चिल्लाते स्वरों से मैं कुछ समझ न पाई। हाँ, इंस्पेक्टर के साथ स्वर अवश्य कुछ कान में पड़े। आपको कब पता चला? किसके साथ गई है आदि? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से ममता को देखा तो आंखें मटकाते हुए बोली, अरे बहन जी, अनीता भाग गई। पता नहीं किसके साथ उसका नैन मटक्का चल रहा था। बड़ी चालू निकली, कैसी सीधी लगती थी। मैं हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। ममता का प्रलाप अब मेरे कानों में नहीं पड़ रहा था। सिर में जैसे हथौड़े बज रहे थे। मैं सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। बहन जी, आप ठीक तो हैं? इतना मत सोचो। अच्छा है, अनीता इनके चंगुल से छूट गई। मैं उसे इशारे से बताकर नीचे उतर आई। देव दरवाजे पर खड़े किसी से बात कर रहे थे। पड़ोसी और सभी इस सनसनीखेज केस पर अपनी अटकलें लगा रहे थे। मैं सीधे जाकर पलंग पर लेट गई। अनीता के व्यक्तित्व के साथ उसका उठाया हुआ यह कदम बिल्कुल मेल ही नहीं खा रहा था। यह तो बड़ी सलीकेदार और संस्कारी युवती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तंग आकर उसने खुद की जीवनलीला खत्म कर ली हो? या फिर
शर्मा जी की पत्नी ने ही उसका गला दबा दिया हो। नहीं नहीं, यह मैं क्या अशुभ सोचने लगी। पतिदेव अंदर आए तो मुझे सिर पकड़े लेटे देखकर बोले, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुमने अपनी बीपी की दवाई ली या नहीं? प्रश्नों को अनसुना कर मैंने खुद सवाल दाग दिया। जरा बताओ तो, बाहर लोगों से क्या खबर लेकर आए हो? मैं उठकर बैठ गई। कलेजा जोरों से धड़क रहा था कि न जाने क्या सुनने को मिले। अरे भाई, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है भाग गई, कोई कहता है नदी में कूद गई। पुलिस को शर्मा परिवार पर ही शक हो रहा है कि इन्होंने ही कुछ कर दिया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने कहा, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। श्रीमती शर्मा का कहना है कि आपकी उनकी बहू के साथ खूब पटती थी। शायद आपको पता हो कि वह कहाँ गई है। इंस्पेक्टर मुझ पर नजर गड़ाए बोला। मुझे शर्मा जी की पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। मुझे क्यों फंसा रही है यह औरत? पतिदेव ने आंगन में पड़ी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए इंस्पेक्टर को बैठने को कहा। मैंने इंस्पेक्टर को बताया कि कभी कभी छत पर अनीता से मेरी बात हो जाती थी, लेकिन उसकी सास को यह पसंद नहीं था कि मैं अनीता से बात करूं या अनीता किसी से भी बातचीत करे। इसीलिए उसने छत पर आना ही छोड़ दिया था। मेरी तो कई दिन से न उससे बात हुई और न ही मैंने उसे देखा। इंस्पेक्टर मेरा बयान नोट करके चला गया। लोग भी तितर बितर हो गए। शर्मा जी की पत्नी का अनर्गल प्रलाप घंटे भर चलता रहा और अनीता का कुछ पता नहीं चला। और धीरे धीरे जैसे यह बात उठी थी वैसे ही दब गई। अनीता की मां खबर मिलने पर आई थी, लेकिन शर्मा जी की पत्नी ने अनीता पर इतने लांछन लगाए कि बेचारी रोती कल्पती उल्टे पांव लौट गई। हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। अचानक हमें लखनऊ जाना पड़ा। बेटी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। कुछ दिन देखभाल की जरूरत थी। एक दिन मैं बाजार सब्जी लेने गई तो साथ वाली दुकान पर मोल भाव करती महिला की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। सब्जी वाले को पैसे देकर जैसे ही वह पलटी, हमारी आंखें चार हुईं। हम दोनों ही एकदम सख्ते में आ गए, क्योंकि इस तरह अचानक मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। पहले अनीता ने बढ़कर मेरे पैर छू लिए। मौसी जी, कैसी हो आप? यहाँ कैसे? अच्छा, दीदी के पास आई होंगी। उसे याद था कि मेरी बेटी लखनऊ में रहती है। इस अनीता और पहले वाली अनीता में कोई समानता नहीं थी। यह तो एक ताजा खिले पुष्प की भांति लग रही थी। बराबर शरीर, तनाव रहित चेहरा। अरे, मेरी नज़र उसके पेट के उभार पर जा टिकी। उसने आंचल ठीक करते हुए पेट से सब्जी का थैला टिका लिया। मेरी निगाहों ने उसका मुआयना करते हुए माथे पर लगी बिंदी और मांग के सिंदूर को भी देख लिया। तो लोग सच ही कह रहे थे कि वह किसी के साथ मुंह काला करके ही भागी थी। कहाँ मैं यह सोचकर संतुष्ट थी कि वह शर्मा जी की पत्नी के नरक से छूट गई थी, लेकिन आज उसे एक विवाहित स्त्री जैसा श्रृंगार किए देख मन भी तृष्णा से भर गया। मेरे मन में बसी उसकी शालीन छवि कहीं खो गई। मन फिर से चोटिल हो उठा। मेरे मन के भाव को चेहरे पर पड़कर वह मेरा हाथ पकड़कर एक ओर ले जाती हुई बोली, मौसी जी, आप भी औरों की तरह मुझे कलंकिनी ही समझ रही हैं ना? मुझे औरों की परवाह नहीं, लेकिन आप मुझे गलत समझेंगी तो बहुत पीड़ा होगी। मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह सुनाए बिना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं यंत्रवत उसके साथ चलती गई, जैसे कि मुझे सांप सूंघ गया हो। मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। महीनों से मन में दबे प्रश्नों के उत्तर पाने की उत्कंठा दिल में उफान मार रही थी। मैंने अपनी बेटी को फोन करके बता दिया कि मैं घर देर से आऊंगी। हम पास में ही एक पार्क की बेंच पर जा बैठे। मौसी जी, आप मुझसे नाराज हैं ना? सच बताइए। मैं तब तक अपने सख्ते की स्थिति से बाहर आ चुकी थी। शांत स्वर में मैंने कहा, लोगों की इस बात पर मुझे कतई विश्वास नहीं हुआ था कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। मुझे लगा था कि अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए या तो तुमने स्वयं का अंत कर लिया है या फिर अपनी माँ के पास चली गई हो। लेकिन तुम्हारी माँ के वहां आने पर यह आशा तो खत्म हो गई कि तुम माँ के पास हो।
मेरा यह शक भी दूर हो चुका था कि तुमने खुद की जीवन लीला खत्म की होगी, क्योंकि तुम्हारी लाश भी नहीं मिली थी। लेकिन तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे धक्का लगा कि मेरी राय तुम्हारे बारे में कितनी गलत थी। अगर तुम्हें किसी के साथ घर बसाना था तो घर में साफ साफ क्यों नहीं बता दिया? तुम बालिग थीं। तुम्हें तो कानून भी नहीं रोक सकता था शादी करने से। आवेश में इतनी लंबी बात कह देने से मैं हांफ गई। अनीता को देखा तो वह पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। मौसी जी, मैं वहां से इस तरह निकली थी, परंतु तकदीर ने मुझे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। जानती हैं, मेरे भागने से कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या घटना घटी? हमेशा की तरह उस रात भी मैं करीब 11 बजे काम निपटाकर अपने कमरे में गई। इतनी थकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुंडी लगाना भी मुझे याद नहीं रहा था। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे लिपटकर सोया हो। गर्दन पर गर्म सांसें महसूस कर मैं घबराकर उठने लगी तो उसने मुझे दबोच लिया और गंदी हरकतें शुरू कर दीं। अब तक मेरी आंखें अंधेरे में खिड़की से आई रोशनी में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थीं। अपने देवर रमन को देखकर मेरे गले से जोर की चीख निकली और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर मैं बेड से उतर गई थी। रमन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब अपनी भाभी के साथ ऐसा करते हुए? तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं भागकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और माँ जी को आवाज़ देने लगी। रमन मुझे धक्का देकर अपने कमरे की ओर भाग निकला। माँ जी और बाबूजी आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आए। अरे नासपीटी, क्यों इतनी रात को चिल्लाकर हमारी नींद खराब कर रही है? माँ जी मेरे करीब आते हुए बोली। मैंने थरथर कांपते हुए उन्हें सब कुछ कह सुनाया, जिसे सुनकर दोनों सख्ते में आ गए, लेकिन मुझ पर ही दोष लगाते हुए कहने लगे कि रमन तो अभी बच्चा है, तेरी ही नियत में खोट है। मेरे बच्चे पर खुद डोरे डालती है और लांछन उस पर लगाती है। मैंने कसम खाकर कहा कि मैं सच कह रही हूँ, मगर वे नहीं माने। तभी नाटकबाज रमन ऐसे बाहर आया जैसे हमने उसकी नींद खराब कर दी हो। मम्मी, यह क्या शोर मचा रखा है? आपके ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। भाभी को सुबह डांट लेना। जैसे ही झूठे रमन से माँ जी ने पूछा, क्या तू अभी भाभी के कमरे में गया था? तो वह बोला, क्या मजाक कर रही हो मम्मी? मैं 10 बजे ही सो गया था, जिसे सुनते ही मेरी सांस भड़क गई। बोली, कलमुन्ही, तेरी जवानी तेरे बस में नहीं है तो कहीं जाकर डूब मर। मुझसे खिसियाती हुई माँ जी अपने कमरे में चली गई थी। ससुर जी गहरी नज़रों से मुझे देखते वहीं खड़े रहे, फिर मेरे सिर पर हाथ फिरते हुए पीठ तक ले आए। क्या मैं पुरुष स्पर्श को पहचानती नहीं थी? यह पिता का वात्सल्य भरा स्पर्श तो नहीं था, बल्कि एक छिछोरे पुरुष का हाथ था जो मेरी कमर पर सांप की तरह रेंग रहा था। मैं चीख कर पीछे हटी और दरवाज़ा बंद कर पलंग पर जा गिरी। मुझे अब वह घर एक जेल की कोठरी लग रहा था, जहां रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। मैं सुबह घर के काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। घर का तनावपूर्ण माहौल मुझे खाए जा रहा था। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, वहां मुझे काम समझाने के लिए एक सीनियर क्लर्क की ड्यूटी लगाई गई थी। यह बहुत गंभीर और शांत प्रकृति के इंसान थे। करीब 35 वर्ष के आसपास उनकी आयु होगी। काम में कोई मुश्किल आती तो उनसे मदद ले लिया करती थी। उस दिन मुझे उदास और लाल आंखें देखकर मेरी टेबल पर आकर बोले, यदि तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लो। तुम्हारा काम मैं देख लूंगा। मैं तो घर से छुटकारा पाने के लिए ही आई थी। इतनी जल्दी फिर उस घुटन भरे माहौल में जाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसीलिए मैंने बस ऐसे ही कह दिया कि ठीक है। लंच टाइम में भी वहीं बैठी रही। टिफिन तो लाई नहीं थी और न ही कुछ खाने का मन था। वह फिर मेरे पास आकर बैठ गए। उनका नाम सुभाष था। वह कहने लगे, अनीता जी, कोई बात जरूर है, वरना आप इतनी परेशान नहीं होती। उस समय मुझे किसी हमदर्द के सहारे की जरूरत थी। इतने दिनों से मुसीबत का सामना अकेले करती आ रही थी, लेकिन रात की घटना से मेरे सब्र का बांध टूट गया था। उनके अपनापन भरे हाल पूछने पर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी हालत देखकर वह घबरा गए और मेरा सिर सहलाने लगे।
उनका स्पर्श बाबूजी के जैसा घिनौना नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील स्पर्श था जो मेरे मन के घाव पर मरहम का काम कर रहा था। मुझे पानी पिलाकर वह प्रेम से बोले, मुझ पर भरोसा है तो बताओ क्या बात है। शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। मैंने उन्हें रात की घटना अक्षरशः सत्य बता दी। उनके चेहरे पर क्रोध के भाव और माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए समझाया कि मैं आपको एक कागज पर अपना पता और फ़ोन नंबर लिखकर देता हूं। जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, मैं संकोच न करूं। मन का गुबार निकल जाने से मैं हल्का महसूस कर रही थी। उन्हें शुक्रिया कहकर मैं वॉशरूम में जाकर मुंह धोकर वापस आई तो देखा टेबल पर एक सेब रखा है। वह खाने का इशारा कर रहे थे, तो मैं उनकी बात न टाल सकी। शाम को घर पहुंची तो तीनों राक्षस आंगन में ही मौजूद थे। अंदर पाँव रखते ही उनके व्यंग्यबाण मुझे भेदने लगे। अवसर पाकर रमन मेरे कान में कह गया, देख लिया, तुम पर कोई विश्वास नहीं करता। मैंने एक झूठी कहानी सुना दी है कि तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है। मेरी बात मान लो तो बच जाओगी। मैं आंसू भरी आंखों से उसे घूरती किचन में घुस गई। मैं अकेले में घबराने लगी और माँ जी के आसपास ही मंडराती रहती, जो उन्हें तनिक भी नहीं सुहाता था। उन्होंने मुझ पर चरित्रहीन का ठप्पा लगा दिया था। एक शाम जब माँ जी कीर्तन में गई थीं तो बाबूजी ने बैठक में बुलाया। उनके साथ दो धूर्त किस्म के आदमी भी थे। मुझे चाय बनाने का कहकर वे बातें करने लगे। चाय देने के बाद मैं लौटने लगी तो बाबूजी ने बैठने को कहा, मगर मैं खड़ी रही। अनीता, यह बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनसे मुझे एक बड़ा ठेका मिलने वाला है। तुम जरा तैयार होकर इन्हें राम मंदिर घुमा लाओ। और हाँ, लौटते हुए उनके होटल से मसाले के सैंपल लेती आना। वे दोनों व्यक्ति मुझे ऊपर से नीचे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं उनकी मसाले की बोरी हूँ, जिसे छूकर उसकी गुणवत्ता की जांच करने वाले हों। वे लालटेन टपके की तरह लग रहे थे जिनके सामने सुस्वादु भोजन पड़ा हो। घृणा से बाबूजी को देखते हुए मैंने मना कर दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मांजी भी घर पर नहीं है, तो खाना भी बनाना है। घंटे भर बाद मांजी वापस आईं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह मुझ पर बरस पड़ी। तू तो चाहती ही नहीं कि हमारी तरक्की हो। लाखों का नुकसान करवाया। क्या होता अगर चली जाती तो? मैंने कहा, मगर माँ जी, वे शरीफ लोग नहीं लग रहे थे। उनकी नजरें, हाँ हो, बड़ी सती सावित्री बनती है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। रमन ने सब बता दिया है हमें। माँ जी, रमन ने झूठ कहा है। चुप कर, बदतमीज, वरना अभी घर से निकाल दूंगी। रात को बाबूजी ने आवाज लगाई, बहू, जरा आयोडेक्स लाना। पीठ में बड़ा दर्द है। माँ जी टीवी देखने में मगन थीं। डरते हुए मैं बाबूजी के कमरे में पहुंची तो वह बिना बनियान पहने बेड पर औंधे मुंह लेटे थे। जरा मेरी पीठ पर मल दे, बड़ा दर्द है। मैंने मालिश शुरू ही की थी कि वह पलटकर मुझे अचानक खींचने लगे और बोले, तेरी शर्म मैं निकाल देता हूं। कल उन दोनों को भी खुश कर देना। मुझे पहले से ही शक था उनकी नीयत पर, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके आई थी। साड़ी में छुपाया बेलन मैंने उनके सिर पर दे मारा और बिना मुड़े भागते हुए घर से बाहर निकल गई। काफी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर मैंने अपने पास छुपाया हुआ फोन निकालकर सुभाष बाबू को कॉल किया। फिर एक रिक्शा पर बैठकर मैं उनके घर की ओर चल पड़ी। वे रास्ते में स्कूटर पर आते दिखे। रिक्शा का पैसा देकर वह मुझे स्कूटर पर बिठाकर अपने घर ले गए। उनकी माताजी और छोटी बहन मुझे प्यार से घर के अंदर ले गईं। मुझे पानी पिलाया। थोड़ी दिलासा देने के बाद सुभाष बाबू बोले, पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। मैं जैसे जैसे घटनाएं सुनाती गई, उनका क्रोध बढ़ता गया। वे मुट्ठियां भींच रहे थे। आंटी जी और उनकी बहन रागिनी की आंखें भी नम हो गई थीं। बात खत्म होते ही आंटी जी ने मुझे अपने अंक में भर लिया। पीठ सहलाते हुए वह बोली, बेटी, अब मुड़कर उस नरक को देखना भी नहीं। तुम यहाँ सुरक्षित हो। हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। अगले दिन सोमवार था।
सुभाष बाबू ने कहा कि वह ऑफिस में सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे ताकि किसी को कोई शक न हो। लौटकर बताएंगे कि आगे क्या करना है। तब तक पड़ोसियों को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि अनीता जी यहाँ हैं। उनके जाने के बाद आंटी और रागिनी जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनके पूछने पर कि आगे के लिए मैंने क्या सोचा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे तो अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं चुप बैठी रही, यह सोचकर कि कोई सहारा दे न दे, मैं कहीं डूब मरूंगी और मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। मैंने जब रागिनी जी से पूछा कि आपकी भाभी दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं बाहर गई हैं, तो उन्होंने एक ठंडी सांस भरकर कहा कि मेरी भाभी नहीं है। क्या सुभाष बाबू ने अब तक शादी नहीं की? तो वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। 8 साल पहले भैया दूल्हा बनकर मेरी भाभी को बहा कर लाए थे। खुशहाल परिवार था हमारा। साल भर बाद भाभी के गर्भवती होने की खबर सुन हम खुशी से झूम उठे और बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। 7वें महीने में गोद भराई के बाद भाभी डिलीवरी के लिए मायके चली गईं। बस फिर हमारा दुर्भाग्य उन्हें सदा के लिए हमसे दूर ले गया। रागिनी जी का गला भराया। बात का सूत्र हाथ में लेते हुए आंटी जी ने बताया, वहां वह छत पर किसी काम से गई थी। उतरते समय साड़ी में पैर फंस जाने से वह खुद को संभाल न पाईं और कई सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे आ गईं। सिर फट जाने से खून बहने लगा। बेहोश हो गईं। मेरी भाभी को उसके घरवाले अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में ही मर चुका है और भाभी की हालत भी सीरियस है। हम खबर मिलते ही वहां पहुंचे, लेकिन भाभी हमें अगले दिन छोड़कर चली गई थी। सुभाष की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वह पागल सा हो गया था। वक्त ने घाव पर मरहम तो लगा दिया, लेकिन वह हंसना मुस्कुराना भूल गया है। दूसरी शादी के लिए भी राजी नहीं हुआ। मैं सुभाष बाबू के जीवन में घटित घटना को सुनकर बुद्ध बन गई। ऊपर से इतने शांत हृदय में ज्वालामुखी दबाए सुभाष बाबू का गंभीर चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। उस समय मैं अपना दुख, भविष्य की चिंता सब भूल गई। जैसे मैं अपने जीवन साथी की मृत्यु की पीड़ा हृदय में दबाए बैठी थी, उसी तरह से वे भी इस पीड़ा को भोग रहे हैं। शाम को सुभाष बाबू कुछ देर से घर लौटे। हाथ में एक लिफाफा था। चाय पीते हुए बताया, ऑफिस में पुलिस आई थी मेरे बारे में पूछताछ करने। अनीता जी, आपके यहाँ रहने में खतरा है। आंटी जी बोली, लेकिन बेटा, यह बेचारी कहाँ जाएगी? इसका तो कोई और ठौर ठिकाना ही नहीं है। माँ, मैं इसका इंतजाम करके आया हूँ। लिफाफे को इंगित करते हुए बोले, इसमें 2 बुरके हैं। अनीता और रागिनी सुबह 4 बजे वाली बस पकड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएं। हफ्ते बाद मैं और आप भी वहां पहुंच जाएंगे और इनका कुछ बंदोबस्त कर देंगे। आपस में सलाह मशविरा कर हम रात को जल्दी सो गए। रागिनी जी के पति हमें लेने लखनऊ बस स्टैंड पर आ गए थे। उन्हें रात को ही फोन कर बता दिया गया था। वे भी काफी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। जैसा तय हुआ था, शनिवार को सुभाष बाबू भी अपनी माताजी के साथ लखनऊ पहुंच गए थे। मैंने एक बात पर गौर किया कि जब मैं और सुभाष बाबू इधर उधर होते तो बाकी तीनों कुछ खुसरपुस करने लगते और हमें आते देख चुप हो जाते थे। मुझे लगने लगा कि मैं उन पर बोझ बन गई हूं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिर एक शाम चाय पीते समय मैंने यह बात छेड़ दी कि मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती और यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा मेरा निर्णय सुनकर सब हतप्रभ रह गए। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? सुभाष बाबू एकदम बोले। कहीं भी जाए, जहाँ किस्मत ले जाए। नहीं, तुम्हारे पास न तो पैसे हैं और न ही घर। तुम कहाँ रहोगी? रागिनी की आवाज थी। और जिन भेड़ियों से तुम बचकर आई हो, क्या वे कहीं और नहीं मिलेंगे? अकेली सामना कर लोगी उनका? आंटी जी उठकर मेरे पास आकर बोली। मैं मुंह बैठी आंसू बहाती रही। उन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास भी नहीं था। सोचा था यहाँ से निकलकर गंगा में जा डूब मरूंगी कि अचानक रागिनी जी के पति अजय ने जो कहा, उसे सुनकर मैं और सुभाष बाबू दोनों ही चौंक पड़े।
देखो अनीता, तुम और सुभाष जी दोनों एक ही नाव में सवार हो। तुम दोनों ने अपने जीवन साथी को खोया है। तुम एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हो। क्यों ना तुम जीवन साथी बनकर एक दूसरे के जीवन में आई इस कमी को पूरा कर दो। अजय जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। यह तो अनीता जी की मजबूरी का फायदा उठाना होगा। सुभाष बाबू तैश में आकर बोले। देखो सुभाष, हम सबने सोच समझकर यह उचित फैसला लिया है। तुम कब तक अकेले जिंदगी काटोगे? और अनीता बेसहारा कब तक रहेगी? तुम्हारे रूप में उसे एक मजबूत और सम्मानित सहारा मिलेगा। और मुझे मेरी बहू। आंटी जी ने प्यार से मुझे गले लगाया। नहीं, यह ठीक नहीं है। अनीता जी, मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें तो लगेगा उनकी मदद करने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। आपने तो इन्हें पूछे बिना अपनी राय थोप दी। सुभाष दुखी भाव से सिर झुकाए वहां से चले गए। मेरा दिल धड़कने की रफ्तार से चल रहा था। मैंने खुद इस विषय में नहीं सोचा था। उन तीनों का चुपके चुपके बात करने का मतलब अब मुझे समझ में आया। अपनी बेचारगी पर मुझे रोना आ रहा था। शक भी हो रहा था कि कहीं यह परिवार भी बाद में अपना असली रंग न दिखा दे। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मेरी जिंदगी की नाव तूफान में थपेड़े खाती इधर उधर डोल रही थी। कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। उन तीनों के तर्कों में दम था। बात में सत्य था। यहाँ मेरा संरक्षण था। बाहर जाकर आदमखोर जानवर हर कदम पर मिलेंगे। क्या पता कोई मुझे देह व्यापार में ही ढकेल दे। कल्पना करते ही मैं सिहर उठी। क्या मैं यह फैसला स्वीकार कर लूं? यदि मेरी किस्मत में सुख लिखा है तो यही ठीक है। अगर यहाँ पर भी मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ तो गंगा मैया तो आखिरी विकल्प है ही। मैं चुप बैठी उनकी सहारा देने वाली बातें सुनती रही। मुझे परेशान देख वे लोग वहां से उठ गए। कुछ घंटे बाद रागिनी जी मेरे पास आईं और मेरा हाथ थाम कर बोली, देखो अनीता, हमने अपनी बात तुम्हें बता दी। लेकिन तुम्हारी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं होगा। अब तक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा तो तुम्हें लग ही गया होगा। यदि अभी भी तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हारी यथासंभव मदद भी करेंगे और नौकरी भी ढूंढ देंगे। लेकिन अकेले रहकर तुम खुद को कितना बचा पाओगी, इसमें संदेह है। एक परिवार, पति का साथ और सम्मानजनक जीवन को ठुकराना चाहती हो? यह तुम्हारी इच्छा है। रागिनी जी कुछ क्षण मेरे मुंह के भाव टटोलती रहीं। लेकिन उत्तर न मिलने पर एक गहरी सांस लेकर उठने लगीं। तो मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। दीदी, मैंने आपकी बात पर गौर किया है। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि मुझ पर सहानुभूति और दया दिखाकर ही आप यह निर्णय ले रहे हैं। हो सकता है बाद में इस फैसले पर आपको पछतावा होने लगे। सुभाष बाबू भी यह नहीं चाहते। तो बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं। मैं आप सबकी दिल से आभारी हूं कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मुझे, इस लाचार को, सहारा दिया। पराया नहीं समझा। मैं तो अभागी और मनहूस हूं। शायद आपके जीवन में आकर भी विष घोल दूं। गला भरने से मैं आगे न बोल पाई। अनीता, तुम अभी भी हमें अपना नहीं मान पाई हो, इसीलिए यह सब कह पाई। बिया को मनाने की बात तुम हम पर छोड़ दो। न हम तुम पर दया कर रहे हैं और न कोई फायदा उठा रहे हैं। कहो, तुम तैयार हो? इधर कुआं, उधर खाई। हर हाल में गिरना ही है। तो क्यों न इस रिस्क को उठाकर देखें? यह सोचकर मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। रागिनी जी खुशी से मुझे बाहों में भरकर मां को खुशखबरी सुनाने चली गईं। शाम को सुभाष बाबू मेरे पास आए और गंभीर स्वर में पूछा, क्या मैंने किसी दबाव या मजबूरी में आकर यह निर्णय लिया है? मैंने भी यही सवाल उन पर डाल दिया, क्या आप पूरे मन से यह रिश्ता निभाएंगे या मजबूरी में मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हुए हैं? उन्होंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। यदि तुम राजी हो तो भरपूर प्रयास करूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ न हो। मैंने हामी भरी। तो वे चुपचाप वहां से चले गए।
फिर आनन फानन में शादी की तैयारी शुरू हो गई। सुभाष बाबू 1 हफ्ते बाद आने का कहकर वापस लौट गए। उनके आने पर एक आर्य समाज मंदिर में सादगी से हमारा विवाह हो गया। इस बीच रागिनी जी ने मेरी माँ को बताया कि मैं उनके पास हूँ और वह लखनऊ आकर मिल जाएं। आने पर जब उन्हें मेरे साथ बीती कथा का पता चला तो वे बहुत रोईं और शर्मा परिवार को खूब कोसा। साथ ही सुभाष बाबू के परिवार को मुझे सहारा देने और अपनाने के लिए उन्होंने सभी को बहुत धन्यवाद दिया। मेरे विवाह के बाद वे अपने घर लौट गईं। अजय जीजाजी ने छोटा सा मकान किराए पर ले लिया जिसमें मैं और मेरे पति शिफ्ट हो गए थे। सुभाष जी ने कुछ जगह नौकरी के लिए आवेदन किया था। 2 महीने के अंदर उनकी एक फर्म में क्लर्क के पद पर नियुक्ति हो गई। पुरानी नौकरी छोड़कर वे लखनऊ आकर बस गए। मेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। सभी मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। सुभाष जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे प्रेम और खुशहाली का प्रतीक मेरी कोख में पल रहा है। हम दोनों अपनी बीती जिंदगी के दुख दर्द को बुरा सपना समझकर भूल चुके हैं। ससुराल के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, जिन्होंने मुझे एक पिंजरे की कैद से आज़ाद कराकर एक उन्मुक्त स्वतंत्र आकाश दिया है, जिसमें मैं अपने पंख फैलाए सारे गगन को नापती रहती हूँ। निडर, स्वतंत्र और प्रसन्न भाव से। खुशी से अनीता का चेहरा एक अनोखी चमक से दमक उठा था। पत्नीत्व और मातृत्व का सागर उसकी आंखों में हिलोरे ले रहा था। मैं भाव विभोर होकर इस जीवन से भरपूर नई अनीता को अपलक निहार रही थी, जो सुरीले स्वर में गुनगुनाने लगी थी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। उसकी खुशी देख मैं बहुत खुश थी। मैंने उसे और उसके बच्चे को भर भर आशीर्वाद दिया और एक उज्जवल भविष्य की दुआ देते हुए मैं अपनी बेटी के घर लौट आई। आज न जाने कितने महीनों बाद मेरा दिल हल्का हुआ था और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हमारे समाज में सुभाष और उसके परिवार जैसे लोग बहुत कम हैं, जो किसी दूसरे की लड़की को इंसान समझें। लेकिन अगर उनकी जैसी सोच यह सारा समाज अपना ले तो कोई भी बेटी कभी भी यूं ठोकरें न खाए। फिर तो दोस्तों, आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है और यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।